मिस्टर देवेंद्र सिंह, मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर हम सबको बताएं कि गीता सिकंद ने जिस अलमारी में ओरिजिनल ए लिस्ट को सील बंद करके रखा था वो कब और कैसे तोड़ी गई, फिर कैसे उसे दोबारा सील बंद किया गया और दोबारा सील खोलने का नाटक किया गया। सर, इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट के रिजल्ट्स हैं। मुझे देखना है। चाबी किसके पास है? जी मेरे पास है, दे लीजिए। देवेंद्र मुकेश, बंडल्स को लेके स्टेट गेस्ट चल जाओ, वहाँ मेरा इंतजार करो। हमें नए कैंडिडेट की लिस्ट से टेली करें। ऑलराइट सर। सर, इस केस की जांच अभी शुरुआती स्तर पे ही है, लेकिन इसी दौरान हमारे सामने कुछ बहुत ही शॉकिंग बातें आई। मिस्टर राकेश मोहन ने जिस ए लिस्ट को इस दावे के साथ अदालत में पेश किया कि वो फेक है, सर दरअसल वही लिस्ट ओरिजिनल है और हमें पूरा शक है कि जिस बी लिस्ट को वो जेन्युइन कह रहे हैं वो लिस्ट फेक है। तो फिर वो अदालत और जांच एजेंसियों को क्यों गुमराह कर रहा है? सर, ये केस जैसा दिख रहा है या दिखाया जा रहा है, ये उससे भी काफी बड़ा स्कैम है। अब इस पूरे स्कैम में राकेश मोहन का क्या मकसद है इस बारे में हम जान नहीं पाए, लेकिन वो बेदाग नहीं है और ना ही कोई विसल ब्लोअर है। सर, हमारा ये मानना है कि राकेश मोहन भी इस घोटाले में बराबर का भागीदार है। सर, ये आपसी अनबन का मामला लगता है। आपको शक है इसमें कुछ ऊपर के लेवल के लोग भी शामिल हैं? जी सर, राम कुमार सैनी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और अगर थोड़ी गहराई से जांच की जाए तो हो सकता है सर कि श्री BN सैनी भी इस घोटाले में शामिल है। चार्जशीट फाइल करने के लिए हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए। आप अपनी जांच को आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सर। मिस्टर मोहन, आपका दावा है कि ए लिस्ट फेक है। एकदम झूठ। बल्कि बी लिस्ट, जिसे आप कब से जेन्युइन कह रहे हैं, वो फेक है, उसके साथ छेड़खानी की गई है। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने जो कहा है वो सच कहा है। आप ही का कहना है मिस्टर मोहन कि आपने 16 सितंबर 2000 को सील बंद अलमारी खोलकर उसमें से असल लिस्ट यानी कि बी लिस्ट उसे रिलीज किया। मैं ठीक कह रहा हूं ना? यस। झूठ मिस्टर मोहन। सील बंद अलमारी जिसे आपके डायरेक्टर बनने से पहले गीता सिकंद ऑलरेडी सील कर चुकी थी। मैं आपको बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या। 16 सितंबर 2000 से पहले ही छेड़खानी की जा चुकी थी। बहुत ही सावधानी से आपने अलमारी को डीसील किया, उसमें से ओरिजिनल ए लिस्ट को बाहर निकाला और उसे फेक बी लिस्ट से बदल दिया। फिर सबके सामने आपने दोबारा डीसील करने का नाटक किया और उस फेक बी लिस्ट को आपने न्यूज़पेपर में रिलीज कर। नो नॉनसेंस। क्या सबूत है आपके पास? आप ही का दावा है मिस्टर मोहन कि ओरिजिनल लिस्ट अलमारी में सील बंद थी, वो लिस्ट जो दिसंबर 1999 में बनी थी। यस। रिजल्ट्स मेरे ज्वाइन करने से पहले ही बन चुके थे। आपके ज्वाइन करने से काफी पहले रिजल्ट्स बन चुके थे और सील भी हो चुके थे। वो रिजल्ट, वो ए लिस्ट जिसे दिसंबर 1999 में RNS कंप्यूटर्स ने कंपाइल किया था, जिसे बहुत ही सावधानी से आपने सितंबर 2000 में बी लिस्ट जो कि फेक है उससे बदल दिया, जिसे SLL कंप्यूटर्स ने सितंबर 2000 में बनाया था। आपने अदालत के सामने सफेद झूठ बोला मिस्टर मोहन। आप भी उसी सांठगांठ का हिस्सा है मिस्टर मोहन जो इस लिस्ट को बदलने में इंटरेस्टेड थे। जाहिर सी बात है 2200 टीचर्स,
आपसे पहले यही काम गीता सिकंद से भी करने के लिए कहा गया था। उन्हें रिश्वत पेश की गई थी। जब उन्होंने मना किया तो उनका तबादला करवा दिया गया और फिर आपको बुलाया गया वही काम करने के लिए जो अब तक नहीं हुआ था। डोंट वरी मिस्टर मोहन, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं। जी हाँ, मैंने ट्रांसफर की मांग की क्योंकि मैं वो नहीं कर सकती थी जो वो चाहते थे। ब्रिजेश्वर लाल, कमलेश सिंह और राम कुमार सैनी से मिलने के अगले ही दिन मुझे रिश्वत ऑफर की गई। सॉरी सर, मैं आपके कहने से लिस्ट नहीं बदल सकती। ये गलत है, गैर कानूनी है। मुझे भी ऐसे किसी घोटाले का हिस्सा नहीं बनना है। और मुझे भी। सॉरी। मैं सब संभालूंगा। हेलो। गीता जी, सरकार के आदेश को ना मानना अच्छी बात नहीं होती। ये तो राज्य की जनता के खिलाफ है, घोटाला है ये। मैं किसी घोटाले का हिस्सा नहीं बनना चाहती। देखिए गीता जी, बहुत पैसा है। चलिए मैं आपको सीधा ऑफर देता हूँ, 4%। जरा सोचिए, हिसाब लगाइए। लेकिन मैं अपने जमीर को नहीं बेच सकती। मैंने डिटेल में इस रिक्रूटमेंट स्कीम को समझा है और पता चला कि इसकी तो शुरुआत ही घोटाले के इरादे से की गई थी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहती। गीता जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं जो कब से मुझे परेशान कर रही है। जहां तक मेरी नॉलेज है, टीचर्स के रिक्रूटमेंट की जिम्मेदारी सर्विस सिलेक्शन कमेटी के पास होती है, लेकिन इस मामले में यह जिम्मेदारी डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को क्यों दे दी गई? कॉन्स्पिरेसी की शुरुआत तो यहीं से हुई, सितंबर 1999 से, जब रिक्रूटमेंट को डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के हवाले कर दिया गया। हम सबको जनता के हितों का ध्यान रखना है, हमारे विचारों में कितना भी अंतर क्यों ना हो। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे राज्य में टीचर्स की बहुत कमी है। मुझे आशा है कि आप सब हमारी इस बात से सहमत होंगे। राज्य के 22 डिस्ट्रिक्ट्स में करीब 2200 टीचर्स की कमी है। मेरा ये मानना है कि जो संस्थान अभी तक सरकारी स्कूलों के टीचर्स की नियुक्ति करता आया है, वो इतनी भारी संख्या में टीचर्स की नियुक्ति करने में असमर्थ रहेगा और टीचर्स की नियुक्ति में विलंब ना हो, इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पूरे प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को सौंप देना चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी उम्मीदवारों को छांटेगी, इंटरव्यू करेगी और उनमें से सिलेक्ट करेगी। हमारा प्रस्ताव है कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स के रिक्रूटमेंट को व्यवहारिक तौर पे डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के अधीन किया जाए, जिससे कि सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा तक की टीचर्स की कमी जल्द से जल्द पूरी की जा सके। ये बेहतर और प्रभावशाली शासन की तरफ एक और कदम होगा। इस प्रस्ताव को हमारा समर्थन प्राप्त है। आप लोगों को क्या कहना है? इश्तिहार दिए गए। दिसंबर 1999 के पहले और दूसरे हफ्ते में इंटरव्यूज हुए। मिस्टर मनोहर पांडे, डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की कड़ी निगरानी में ये रिजल्ट्स तैयार किए गए, जिन्हें आरएनएस कंप्यूटर्स ने कंपाइल किए। आप जा चुके हैं। और जब आपका तबादला हुआ तब आपने इन ओरिजिनल रिजल्ट्स को सील बंद कर दिया था। आई मीन लिस्ट ए को, राइट? यस। देवेंद्र जी, 5 मीटर का एक लाल कपड़ा मंगाइए। जी मैडम। देवेंद्र जी, जी चाबी आपको सौंप के जा रही है। ये रिजल्ट्स जितनी जल्दी हो सके छपवा दीजिएगा, हाँ? और मेरे बाद जो डायरेक्टर आएंगे उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। जी बिल्कुल।
मैम मैं चलूं? जी। गीता जी, मुझे आपके स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। श्योर। थैंक यू वेरी मच। सर, मैं तो डायरेक्टरेट एक छोटा सा कर्मचारी हूं। बहुत से डायरेक्टर्स आते जाते हैं। हमारा काम तो सीनियर्स के आदेश का पालन करना है। तो फिर बताइए मिस्टर देवेंद्र, कौन कौन से आदेशों का पालन किया आपने? मिस्टर मोहन, आपने ओरिजिनल ए लिस्ट की फेरबदल में कोई कसर नहीं छोड़ी। धोखा हुआ आपको, गुमराह किया किसी ने। देखते हैं आप हमें कब तक धोखा दे सकते हैं। मिस्टर देवेंद्र सिंह, मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर हम सबको बताएं कि गीता सिकंद ने जिस अलमारी में ओरिजिनल ए लिस्ट को सील बंद करके रखा था, वो कब और कैसे तोड़ी गई, फिर कैसे उसे दोबारा सील बंद किया गया और दोबारा सील खोलने का नाटक किया गया। सर, इसमें प्राइमरी स्कूल टीचर्स रिक्रूटमेंट के रिजल्ट्स हैं। मुझे देखना है, चाबी किसके पास है? जी मेरे पास है, दे लीजिए। देवेंद्र मुकेश, बंडल्स को लेके स्टेट गेस्ट हो जाओ, वहाँ मेरा इंतजार करो। हमें नए कैंडिडेट की लिस्ट से टेली करना। ऑलराइट सर। मिस्टर राकेश मोहन, ये सब 25 अगस्त 2000 को हुआ। कमेटी के सामने आपके सील तोड़ने की नौटंकी से बहुत पहले। मिस्टर राकेश मोहन, मैं चाहता हूं कि आप ही सब कुछ समझा दें। ऑनेस्टली इसी सारे स्कैम को तो मैं देश की जनता के सामने लाना चाहता था। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि आप भी इस स्कैम में बराबर के भागीदार हैं। इसीलिए मुझे आपसे ऑनेस्ट जवाब चाहिए। क्या बी लिस्ट फेक, मैनिपुलेटेड नहीं? क्या सरकार में बैठे कुछ लोगों के इशारे पर आपने ओरिजिनल लिस्ट को बदल नहीं दिया? मैंने जुलाई 2000 को डायरेक्टर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का पद संभाला। ज्वाइन करते ही मेरी पहली मीटिंग श्री BN सैनी से हुई। राकेश, आपको पता है क्या करना है? जी, जो रिजल्ट्स गीता सिकंद ने सील बंद किए हैं उन्हें अलमारी से निकालना है। ब्लो टॉर्च से कबाड़ का पिछला हिस्सा तोड़ सकते हैं? नहीं, उससे निशान छूट जाएंगे। तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं? मैं सावधानी से सील खोलूंगा और फिर वापस बंद कर दूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा। रिजल्ट्स बदलना मत भूलना। रिजल्ट्स जो हम चाहते हैं और जितनी जल्दी हो सके ये काम होना है, इसलिए कि हमें परिणाम जल्द से जल्द घोषित करने हैं। यस सर। ये ब्रजेश्वर और कमलेश नई लिस्ट बनाने में तुम्हारी हेल्प करेंगे। पुरानी लिस्ट निकालें। हमारी पसंद की नई लिस्ट बनवाओ और डिस्ट्रिक्ट कमिटी से बैक डेट पर साइन करें। हो जाएगा। और फिर आपने 25 अगस्त 2000 को ओरिजिनल लिस्ट निकाल लिया। आई मीन ए लिस्ट। फिर आपने फेक रिजल्ट्स यानी कि बी लिस्ट को सील कर दिया। जी।
मैंने फिर से अलमारी की सील तोड़ी और नई लिस्ट को 16 सितंबर 2000 को रिलीज कर दिया। अश्विन जी, नारायण जी, मनोज जी, राजेश जी, ये मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं। मैं नहीं चाहता मुझ पर किसी भी तरह की धोखाधड़ी का इल्जाम लगे। मिस्टर मोहन, लिस्ट फेक थी। इसके बारे में देवेंद्र सिंह और मुकेश शास्त्री को तो पहले से ही मालूम था। पर क्या बाकी के डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर्स जैसे कि अश्विन हरजाई, मनोज लालवानी, राजेश गुप्ता, नारायण खेमका, क्या ये चारों भी जानते थे कि लिस्ट फेक है? जी, उन्हें पता था। उन्होंने लिस्ट तैयार की थी और उस पर साइन भी किया था। मैं क्या कर सकता हूं? ऑर्डर्स ऊपर से आते हैं, गवर्नमेंट से आते हैं। मैं तो डिस्ट्रिक्ट हेड हूं, मुझे दिल्ली बुलाया गया। सर मानता नहीं तो मैं क्या करता? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, मुझे दिल्ली बुला लिया गया। मैंने मना कर दिया था, फिर मुझे डराया गया, धमकाया गया। फिर बात जब घर परिवार के खतरे की आ गई तो हम मजबूर हो गए, हमें दिल्ली जाना पड़ा। देखिए जी, मैं तो हमेशा से अपना काम ईमानदारी से ही करता आया हूं, सीधा साधा कर्मचारी हूं मैं तो। लेकिन जब ताकतवर लोगों का दबाव पड़ता है, आपकी जिंदगी खतरे में पड़ती है, तो पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे दिल्ली क्यों बुलाया जा रहा है। फिर मुझे जाना पड़ा। मिस्टर मोहन, 2 सितंबर 2000 दिल्ली के स्टेट गेस्ट हाउस में मीटिंग रखी गई थी। जी। बस वो लोग आते ही होंगे। हमें केयरफुली मामले को हैंडल करना होगा। अगर जरूरत पड़ी तो जो करना होगा वो करना होगा। लेकिन ये लिस्ट तो दिसंबर 1999 में ही तय की जा चुकी है। नई लिस्ट बनानी है। क्यों? आप नई लिस्ट बनाए, सवाल मत करें। लेकिन क्यों? ऊपर से ऑर्डर है, फिर से बनानी है। हम लोग आपको नई लिस्ट देंगे उसके मुताबिक। नहीं नहीं, ये तो घोटालेबाजी है। मतलब आप चाहते हैं कि मैं रिजल्ट्स के साथ छेड़छाड़ करूं? ये लिस्ट योग्यता के आधार पर बनी उन टीचरों की लिस्ट है जिन्हें हमारे बच्चों को पढ़ाना है। हमें आपका प्रवचन नहीं सुनना है। हम चाहते हैं कि आप हमारे हिसाब से लिस्ट बनाएं और उस पर दस्तखत करें, बस। मैं मना कर दूं तो देखिए, आप घर परिवार वाले हैं, आपकी पत्नी टीचर हैं, आपकी बहू भी टीचर है। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? आप ऊपर से आए हुए ऑर्डर को मानने से इनकार कर रहे हैं। आपकी सारी सुविधाएं, आपकी ग्रेचुइटी रोक दी जा सकती है। आपका ट्रांसफर किसी अनजाने से इलाके में कर दिया जा सकता है, वो भी तरीके से, नियमों के अंदर। आप अपनी जिंदगी में दुख, दर्द, तकलीफें बढ़ाना चाहते हैं या हमारा साथ देना चाहते हैं, वक्त के साथ चलना चाहते हैं?
तो इसका मतलब ऑथोराइज बॉडी से रिक्रूटमेंट को निकालकर जो एजुकेशन मिनिस्ट्री में लाने का खेल खेला गया था वो इसी घोटाले को अंजाम देने के लिए किया गया। अब जो भी सोचना चाहें सोचें, सोच सकते हैं, लेकिन करने के लिए आपके पास एक ही चीज़ है, लिस्ट बदलें और साइन करें। अब यूँ फालतू में कोई किसी परिवार को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा ना? नहीं, आप इस ईमानदारी और सच्चाई के बोझ से अपने आप को परेशान मत कीजिए। देखिए, कोई भी टीचर आए हैं, बच्चों को पढ़ाएंगे तो वही चीज़, इससे बच्चों की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, अगर आप इस बात को मानने से इनकार कर दें तो आपकी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी का ये जो खूबसूरत बगीचा है वो उजड़ के बंजर ज़मीन बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं सब नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जानता था कि ये अनएथिकल, अनफेयर, अन्याय है ये। सर, आप तो जानते ही हो पॉलिटिकल प्रेशर क्या होता है। आप इसके खिलाफ कैसे, इसके खिलाफ आप नहीं जा सकते हो। मिस्टर मोहन, आप अदालत में गलत आरोप के साथ पेश हुए। किया है। और मिस्टर मोहन, ये है हर जिले की वैकेंसी लिस्ट। विज्ञापन में हर जिले की नंबर ऑफ वैकेंसीज साफ साफ लिखी हुई है और आपके आकाओं और साजिश करने वालों ने अपने मन मुताबिक रिक्रूटमेंट की संख्या ही बदल दी। आपको कुछ और सुनाना है। ये देखिए, डिस्ट्रिक्ट 1 नंबर ऑफ वैकेंसीज 161, नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स सिर्फ 96। डिस्ट्रिक्ट 2 नंबर ऑफ वैकेंसीज 210, नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स 171। डिस्ट्रिक्ट 3 नंबर ऑफ वैकेंसीज 292, नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स 335। और डिस्ट्रिक्ट 4 नंबर ऑफ वैकेंसीज 60 मिस्टर मोहन, लेकिन नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट्स 312। मिस्टर मोहन, ये डिस्ट्रिक्ट 4 श्री बीएन सैनी के भतीजे राम कुमार सैनी की ही तो कॉन्स्टिट्यूंसी है। आई मीन वो यही के तो सांसद है ना। एम आई राइट मिस्टर मोहन और नॉट? हेलो राकेश, काम हुआ कि नहीं? जी सर, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट कमेटी के सदस्य तो मान गए। गुड। अब एक नई लिस्ट बनाओ और उसे इसी महीने रिलीज करो। ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। जी सर। और वो ओरिजिनल लिस्ट का क्या हुआ? सर, वो मैंने अलमारी से निकाल ली है, मेरे पास ही पड़ी है। गुड। अब हमें उसकी जरूरत नहीं है, काम जल्दी करो। मिस्टर मोहन, मैं आपको बताता हूं कि दरअसल हुआ क्या होगा। हुआ दरअसल ये कि आपकी सरकार से अनबन हो गई, क्योंकि विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो भ्रष्टाचार के आरोप आप पे लगाए उसमें सरकार ने आपका बचाव नहीं किया। दूध में से मक्खी की तरह निकाल के आपको फेंक दिया मिस्टर मोहन। फिर आपने सोचा कि अब क्या किया जाए, इसीलिए आपके पास जो ओरिजिनल ए लिस्ट पड़ी थी आपने उसे कोर्ट में पेश कर दिया ताकि आप उसे फेक साबित कर सकें और सरकार से बदला ले सकें। मैं सच को सामने लाना चाहता हूं। नहीं मिस्टर मोहन, आप सच को छुपाना चाहते थे, अपने कुकर्म छुपाना चाहते थे, अपने आप को बचाना चाहते थे मिस्टर मोहन। आप कोई जनता के लिए लड़ने वाले विसल ब्लोअर नहीं है मिस्टर मोहन। आपने जो कुछ किया अपने मकसद को छुपाने के लिए किया। नतीजा क्या हुआ? आपका भी भांडा फूटा और आपकी सरकार का भी। योर ऑनर, हमने अपनी जांच में पाया कि इस पूरे घोटाले की शुरुआत ऊपर से ही हुई है। आई मीन श्री बीएन सैनी के दफ्तर से। उन्हीं के भतीजे श्री राम कुमार सैनी, उनके पर्सनल कंसल्टेंट, ऑफिस इंचार्ज समेत तकरीबन 40 अधिकारियों के खिलाफ हमने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाए हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 420, 467, 468, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 विद सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अंडर 1998। दैट्स ऑल योर ऑनर।
जो भी कदम उठाए गए उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ राज्य में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाना था। और जो मेरे ऊपर ये आरोप लगे हैं वो मेरे विरोधियों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि कोई भी फैसला करने से पहले मेरे इस पक्ष को ध्यान में रखा जाए। अदालत इस बारे में विचार करेगी। बीएन सैनी और उनके भतीजे राम कुमार सैनी के समर्थक और उनके पार्टी कार्यकर्ताओं ने अदालत का पूरा रास्ता जाम कर दिया है। ये स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। पुलिस को वाटर कैनन और लाठी चार्ज का भी सहारा लेना पड़ रहा है। ये लोग बीएन सैनी की सजा के लिए विरोध कर रहे हैं, जिन्हें आज ही एक अदालत में कई उच्च अधिकारी और उनके भतीजे राम कुमार सैनी के साथ दोषी पाया गया है। श्री बीएन सैनी, उनके भतीजे राम कुमार सैनी और उनके पर्सनल कंसल्टेंट श्री कमलेश सिंह, इन तीनों के काबिल वकील का कहना है कि इस केस के दायर होने की वजह से इन तीनों के राजनीतिक करियर को बहुत नुकसान पहुंचा है। वकील का आगे कहना है कि इनकी ऐसी बेइज्जती हुई कि ये समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इस केस की गंभीरता का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी साजिश ने इस राज्य के सारे जिलों को अपनी चपेट में ले लिया था। इस केस की गंभीरता और भी बढ़ जाती है क्योंकि हमारा संविधान जो भारत के हर नागरिक को रोजगार के समान अवसरों की गारंटी देता है, उसका इस साजिश में बड़ी बेशर्मी के साथ उल्लंघन हुआ था। और जहां तक श्री राकेश मोहन का ताल्लुक है, ये अपने आप को विसल ब्लोअर कहते हैं, इसलिए इन्होंने सजा में थोड़ी नरमी की दरख्वास्त की। मैं यहां पर यह बात रखना चाहूंगा कि पूरी सुनवाई के दौरान इनका यही प्रयास रहा कि इनका इस अपराध में कोई हिस्सा नहीं है। प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड डाउट यह साबित कर चुका है कि मिस्टर राकेश मोहन पूरी तरह से इस घोटाले में शामिल थे और इन्होंने ही जाली परिणामों वाली लिस्ट को रिलीज किया। इस केस के दौरान शुरू से लेकर आखिर तक इनका असली और नकली लिस्ट के बारे में एक ही स्टेटमेंट रहा। इसीलिए इस अदालत के पास सिवाय इसके और कोई विकल्प नहीं रह जाता कि इन्हें भी बाकी दोषियों की तरह एक ही नजर से देखा जाए जिन्होंने इस साजिश को अंजाम दिया। मैं श्री बीएन सैनी और श्री राकेश मोहन को सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 7 साल की रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाता हूं। 120B रेड विद सेक्शन 418, 467, 471 रेड विद सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोनों ही दोषियों को 10 साल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई जाती है। मैं श्री राम कुमार सैनी, श्री ब्रजेश्वर लाल, श्री कमलेश सिंह को 122B रेड विद सेक्शन 418, 467, 471 रेड विद सेक्शन 418, 467, 471 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 10 साल रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाता हूं। पाठशालाएं ज्ञान के मंदिर, शिक्षक ज्ञान के सागर, बुद्धि के रचयिता, भविष्य के निर्माता। लगभग 40 से कुछ ज्यादा लोगों को राज्य के प्राइमरी स्कूल टीचर्स घोटाले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अलग अलग सजा सुनाई गई। जब उनके वकील ने तर्क दिया और कहा कि जाली परिणामों पर दस्तखत करने की वजह दबाव और परिवार को मिली धमकियां थी, तो माननीय न्यायाधीश ने एक बेहद ही संतुलित नजरिया रखा। होंगे। ये एक वन ऑफ इट्स काइंड केस है जहां एक भूतपूर्व मंत्री को एक विशेष अदालत प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दोषी पाती है। फिलहाल इस केस में ऊपरी अदालत में अपील की गई है जिसका फैसला आना अभी बाकी है। लेकिन ये केस जो सबसे खास बात सामने लेकर आया है वो ये है कि इंसाफ होता है।
भ्रष्टाचारी कभी छूट नहीं सकता अगर कानून और न्याय व्यवस्था निष्पक्ष रहे, कठोर रहे, बामकसद रहे, जैसा कि इस केस में रही। इस फैसले ने कई सवाल भी खड़े किए, जैसे कि इस जाली लिस्ट से अपॉइंटेड टीचर्स का क्या किया जाए। क्या उन्हें हटाकर नए इंटरव्यूज कराए जाएं और नए टीचर्स बहाल हों? तो फिर सरकारी पदों में हो रहे बाकी ढेरों सिलेक्शंस का क्या उनमें कोई घोटाला नहीं है, कोई राजनीतिक दखलंदाजी नहीं है? कब ये राजनेता देश विकास के मसलों में अपनी दखलंदाजी बंद करेंगे? ये वही नेता हैं जो उन चुनावों में जीतकर सत्ता हासिल करते हैं जहां हम सामान्य नागरिक वोट डालते हैं। इस केस में सजा के फैसले के अलावा एक और मुद्दा हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमें एक नागरिक के तौर पर हमेशा जागरूक, समझदार और अपने इरादों में मजबूत रहना है कि हम किसे अपने ऊपर सत्ता में बिठाना चाहते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ।